हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलो देखो, अभी हम लोग पार्ट टू स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। पार्ट टू स्टार्ट कर रहे हैं इसमें अभी हम लोग, और आगे बढ़ेंगे चीज़ें, ठीक है। जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ओके, और जो 14,000 क्वेश्चन है ना, वो भी चलता रहेगा। जो इन बच्चों को टेंशन हो रहा है वो टेंशन नहीं लें, ठीक है। वो चलता रहेगा। हाँ, थोड़ा वीडियो अभी स्लो आ रहे हैं, कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेना है। कुछ दिनों में, 2-3 दिनों में वो वीडियोस भी रेगुलर हो जाएंगे और ज़्यादा स्पीड से आने लगेंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना। अभी बात करते हैं इसका आज सबसे सवेरे का लाइव सेशन का। मैंने लाइव सेशन अभी तक क्यों नहीं लिया, ठीक है ना। लाइव जो मैंने था, लाइव का क्यों नहीं लिया मैंने, और अभी अचानक से मेरा इंटरफेस वीडियो का इतना चेंज क्यों हो गया। तो यार, अचानक से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, ठीक है। और इसीलिए वीडियो लेट भी हो गया है। लाइव सेशन जो था अचानक से बंद हो गया मेरा, ठीक है। और नेटवर्क मेरा साथ नहीं दिया मेरा, और नेटवर्क के साथ देने नहीं कारण लाइव सेशन को का वीडियो को मुझे डिलीट करना पड़ा, और फिर मैं दोबारा नहीं आया, बिकॉज दैट विल बी द वेस्ट ऑफ टाइम, है ना। मैं ट्राई करूंगा, फिर आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, तो टाइम टाइम वेस्ट हो जाएगा। सोचा कि अभी रिकॉर्ड डालता हूँ, जब चीज़ें सुधर जाएंगी थोड़ी सी मेरे तरफ से, तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। लाइव भी आना स्टार्ट करूंगा मैं। अभी देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, द एम्ब्रायोजेनेसिस। The embryogenesis is the process of the development of an embryo from the zygote. During this process, zygote undergoes. अब देखो, जो तुमको इमेजेस दिख रही हैं वो जो पार्ट 2 टेस्ट में अभी ऐसा दिखने वाली है, पार्ट 3 टेस्ट से और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने इसको वापस से लैपटॉप को और रिकॉर्डिंग को ऑप इसीलिए किया, अपने ऑप्शन में इसीलिए रखा, क्योंकि इसमें मैं लिख सकता हूँ, मैं आप लोग को बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, चीज़ें दिखा सकता हूँ। तो एनटीए नंबर 3 और 4 टेस्ट के बाद ना आपको और भी चीज़ें इंप्रूवमेंट दिखेंगी इस टेस्ट के अंदर। और दूसरी बात क्या, कि हम लोग, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में भी कुछ कुछ सोच रहा हूँ एनटीए टेस्ट को लेकर के, तो उसका भी टेंशन नहीं लेना है। मैं सोच रहा हूँ उस बारे में, जितना हो सकता है मैं करूँगा। अपने तरफ से मैं पूरा कर रहा हूँ, तो आप भी अपनी तरफ से पूरा कीजिए, पढ़िए। और मेरे लिए क्या कर सकते हैं आप लोग, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है कि नहीं। द embryogenesis इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन embryo फ्रॉम द zygote ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कॉल्ड zygote undergoes। देखो, अब हम लोग यहाँ पे स्कोर करते चले जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे भी हम लोग स्कोरिंग करते चले जाएंगे, और स्कोरिंग के हिसाब से हम लोग देखते चले जाएंगे कि कितना स्कोर हमने मिला, कितना हमारा एनसीईआरटी से था, कितना हमारा एनसीईआरटी के बाहर से था, ठीक है ना। एंड लास्ट में जाकर के हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे कि कितना हम लोग को स्कोर आया। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन इसी वीडियो में कोशिश करूंगा मैं कि पूरा का पूरा 90 क्वेश्चन खत्म हो जाए, ठीक है। और समझाना है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। एक 90 मिनट, 90 क्वेश्चन है, हर मिनट में एक, हर क्वेश्चन को 1 मिनट में से ज़्यादा समय लग सकता है समझाने में। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा, कि जो एम्ब्रायोजेनेसिस मतलब क्या होता है। एम्ब्रायोजेनेसिस मतलब होता है ये है कि, मान लो, एम्ब्रायो कैसे बनता है। एम्ब्रायो बनता है तुम्हारा सेल से, उसमें ऑर्गन्स बनते हैं। तो सिर्फ क्लीवेज नहीं होता। मान लेते हैं कोई एक सेल है, वो सेल जो है वो डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करके दो सेल वो बना रहा है, एक सेल इधर एक सेल इधर, ठीक है ना। देखो, आप लिखा भी नहीं रहा, कोई बात नहीं। दो सेल वो बना रहा है, और अगर ये दो सेल जो बन रहे हैं इसमें, ये दोनों सेल क्या हैं, सिर्फ और सिर्फ सेल्स है। इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं कि कौन सा सेल क्या काम करने वाला है, कौन सा सेल क्या काम नहीं करेगा, है कि नहीं। तो डिफ्रेंसिएशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि सेल के स्ट्रक्चर बनाने का फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक जायगोट से जब डिवीजन होता है, क्लीवेज होता है, तो सिर्फ और सिर्फ क्लीवेज होने से कोई चीज़ एम्ब्रायो नहीं बन जाती, ठीक है ना। वो मोरुला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, ठीक है ना, गैस्ट्रुला बनेगा। फिर जब एम्ब्रायोजेनेसिस का बात करेंगे हम लोग, जिसमें कि ऑर्गेनोजेनेसिस भी होता है, तो ऑर्गेनोजेनेसिस होने के लिए हमें डिफ्रेंसिएशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। मैंने बहुत सारे लोगों का भी और सॉल्यूशन देखा है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग का वो हेल्प कर रहे हैं, और आई एम हैप्पी कि आप लोग को बहुत जगह से हेल्प मिल रही है, ठीक है ना। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा और अच्छा दूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग का और ज़्यादा अच्छे से तैयारी हो। तो मैं क्वेश्चंस पे ज़्यादा डिस्कस करने वाला हूँ थोड़ा सा, सिर्फ आंसर बता नहीं रहा मैं। खाली आंसर तो आप लोग को एनटी ऐप पे भी दिखाई दे रहा होगा, और बहुत अच्छा लिखा हुआ है एनटी ऐप में सॉल्यूशन भी, तो वो भी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। लेकिन एज अ कंपेनियन मैं आपको हमेशा अपना फैमिली और दोस्त मानता हूँ, तो उस हिसाब से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या होगा, सेल डिफ्रेंशिएशन और क्लीवेज होगा। सिर्फ क्लीवेज इसीलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एम्ब्रायोजेनेसिस के बारे में बात की गई है, बिकॉज एम्ब्रायोजेनेसिस में ऑर्गेनोजेनेसिस भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, मोस्ट डाइवर्स मैक्रोमोलिक्यूल्स फाउंड इन सेल बोथ फिजिकली एंड केमिकली आर। केमिकली और फिजिकली मोस्ट डाइवर्स मॉलिक्यूल कौन सा है। अब जरा देखो, हमारे पास डाइवर्स मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है, कि डाइवर्सिटी होना, यानी कि उसका अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल उठाएं तो दूसरा मॉलिक्यूल उठाएं तो दोनों अलग अलग है, तो उनको डाइवर्स कहेंगे, ठीक है ना। दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन जितना ज्यादा मॉलिक्यूल होगा अलग अलग तरह का, उससे उतना ज्यादा डाइवर्सिटी उसमें ज्यादा होगा, कहने का मतलब होगा। मान लो कार्बोहाइड्रेट 10 प्रकार का है, फैट 3 प्रकार का है, तो कार्बोहाइड्रेट में ज्यादा डाइवर्सिटी है देन फैट। मैं ये बता नहीं रहा, ऐसे समझा रहा हूँ खाली, ठीक है ना। अब उसी ढंग समझते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन जो होता है कई हजार अमाइनो एसिड से बन के मिल गया था, 10,000 अमाइनो एसिड से बनता है, 1,000 अमाइनो एसिड से बनता है प्रोटीन का चेन।
फिर वो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद से ये भी समझो, एक जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, उसमें हमारे पास स्ट्रक्चर को बनाने वाले, प्रोटीन को बनाने वाले 20 अमाइनो एसिड है, उनका भी रिपीटेटिव यूनिट्स होता है। उसमें ही मान लो कि 10,000 अमाइनो एसिड एक में है और दूसरे वाले अमाइनो एसिड में भी दूसरे वाले प्रोटीन में भी 10,000 अमाइनो एसिड है। दोनों में अगर एक एक अमाइनो एसिड भी अलग है ना, यानी कि 9,999 अमाइनो एसिड अगर दोनों में सेम है, तो दोनों प्रोटीन अलग अलग हो जाएगा। सोचो कितना ज़्यादा डाइवर्स, कितना ज़्यादा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन तुम लगा सकते हो प्रोटीन बनाने के लिए। इसका आंसर इसीलिए हमारे पास प्रोटीन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे। ठीक है, मैं बात नहीं कर रहा इसीलिए क्योंकि हम लोग नेगेटिव मार्किंग लेके चलेंगे। जो जो क्वेश्चन नहीं होगा उसको मैं बोलूंगा कि इज नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी, तो हम लोग का माइनस में स्कोर जाएगा। फिर हम लोग जितने 90 क्वेश्चन बनाएंगे उसमें जितना माइनस में स्कोर उसको माइनस कर लेंगे, ताकि हम लोग को पता चल जाए कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे। तो जिसमें मैं नहीं बोल रहा वो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी से हैं। जहां भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं आएगा मैं बोल दूंगा दिस इज नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, फिर हम लोग वहाँ पे -1 स्कोर मानेंगे अपना। मैंने स्कोरिंग का टेक्निक थोड़ा बदल दिया। सिंगल चॉइस, क्योंकि मेरा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, द एलिमेंट विच हेल्प्स इन ऑक्सीजन एवोल्यूशन। ऑक्सीजन एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है समझते हो तुम लोग? क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस में देखो यहाँ पे बस क्लोरीन मैंगनीज आंसर है, ये यू नो इट वेल है ना, लेकिन एनालिसिस का मतलब क्या होता है भाई? आंसर तो किताबों में लिखा हुआ है, ऐप में लिखा हुआ है, लेकिन एनालिसिस कोई टीचर अगर कर रहा है आपके साथ बैठ करके तो उसको ये बताना चाहिए कि ये दोनों क्लोरीन और मैंगनीज जो हैं ये वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स में हिस्सा लेते हैं, वाटर को स्प्लिट करते हैं, वहां से हाइड्रोजन आयन आता है, वहां से इलेक्ट्रॉन आता है, वहां से ऑक्सीजन आयन आता है। ये इलेक्ट्रॉन pH2 के पास होता है। ये जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है ये फोटो सिस्टम 2 के पास होता है। उसको फोटो सिस्टम 680 भी कहते हैं हम लोग, P680 भी कहते हैं, है ना, क्योंकि 680 नैनोमीटर वाला काम होते हैं हम लोग। फिर उसके बाद आपको ये भी पता चलना चाहिए कि ये जो होता है थाइलेकॉइड के इनर मेम्ब्रेन की तरफ लोकेटेड होता है, ताकि हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है वो थाइलेकॉइड के ल्यूमेन में बढ़े। अब देखो इस क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको इन सब कॉन्सेप्ट को याद रखना है। ठीक है ना, तो मैं सिर्फ आंसर बताने का काम नहीं करता, मैं आपको बताता हूँ हर क्वेश्चन में। आपको देखना होगा इसमें आंसर जो क्लोरीन होगा, मैं बातें भी करता रहता हूँ साथ साथ। तो आपने ये चीज गौर भी किया होगा कि जहाँ भी आपने मेरा लेक्चर देखा होगा, चाहे 14,000 वाला, चाहे ये लेक्चर आप देख रहे होंगे मेरा, चाहे मैंने एनटीए का जो भी मैंने जो पहले पास्ट फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, केमिस्ट्री का एनसीईआरटी बताया है या फिर बायोलॉजी बताया है, फिर मैंने आपको एनएकएनए पढ़ाया है, और फिर मैंने जब इंस्टाग्राम पे #1 मिनट रिवीजन वाला में जब मैंने बता रहा हूँ मैं क्वेश्चन जो बताता हूँ, या फेसबुक पेज पे उसमें मैंने 1 मिनट में खाली क्वेश्चन बताए हैं। क्योंकि मेरा मानना यही है कि अगर आपको सोर्ड फाइटिंग करनी है जा करके, आपको अगर तलवारबाजी करनी है किसी युद्ध में जा करके, तो आपको बैठ करके तलवारबाजी की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ना कि उसकी किताबें पढ़नी चाहिए कि तलवारबाजी कैसे की जाती है। उसी ढंग से अगर आपको एग्जामिनेशन में जाके क्वेश्चंस बनाने हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, देन यू शुड सॉल्व एमसीक्यूज, ना कि थ्योरी पढ़ो। ठीक है ना, 90% फोकस एमसीक्यूज पे होना चाहिए, टेस्ट पर 10% फोकस क्या बोलते हैं आपका थ्योरी पे होना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि पहले आपको थ्योरी पढ़ लेना है, उसके बाद एमसीक्यू पे 90% फोकस को अपना लेके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, ऑल्दो मच कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड इन द ब्लड येट ब्लड डज नॉट बिकम एसिडिक। अब देखो इस क्वेश्चन के बाद मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कैसे जोड़ता हूँ। जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? वो सारे के सारे होते हैं बेसिक ऑक्साइड। जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो सारे के सारे एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, क्योंकि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या करते हैं, पानी में डिजोल्व हो जाने के बाद वो बनाते हैं एसिड, है ना, वो H+ आयन रिलीज करने वाला कंपाउंड बनाते हैं। तो ऐसे कि CO2 जब पानी में जाएगा तो H2CO3 बनाएगा, H2CO3 बनाएगा, वो टूट जाएगा, और टूट जाने के बाद बनाएगा HCO3 H+। ठीक है ना यार, प्लीज बहुत बहुत सॉरी, आप लोग को ये तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा है, आपको बहुत अच्छा इंटरफेस देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है और इतना टीचर को समझो अपना। ठीक है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही, लेकिन ऐसा होता है कभी कभी। ठीक है ना, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। तो यहाँ पर जब क्या होगा कि जो H2CO3 बनता है ना, वो H2CO3 क्या करता है बताओ? H2CO3 दो भाग में टूटता है, HCO3- में और H+ में। H+ जाकर के जुड़ जाता है हीमोग्लोबिन से, H+ Hb बनाता है वो, क्योंकि Hb उसी वक्त ऑक्सीजन से टूट करके ऑक्सीजन जो होता है ना HbO2 जो होता है वो O2 छोड़ करके O2 चला जाता है टिश्यूज में, और उस टिश्यू के कारण जो CO2 आरबीसी के अंदर आया है कार्बोनिक एनहाइड्रेस के कारण वो H2CO3 में बदला है, वो H+ HCO3- से टूट गया है। अब वो H+ जाके Hb से जाके जुड़ जाता है। अभी HCO3 जो माइनस आपके सेल रेड ब्लड सेल के अंदर है वो क्लोराइड आयन के अंदर आने के कारण क्लोराइड शिफ्ट होता है, हैम्बर्गर फिनोमेना कहते हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अब ये जो आपको पता रहना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ब्लड क्यों फिर एसिडिक नहीं हुआ, क्योंकि ये एसिडिक ऑक्साइड है, क्योंकि हमारा देखो ब्लड में बफर है, हमारा हेमोग्लोबिन जो है, हमारे कुछ आयंस हैं, क्लोरीन और भी बहुत सारे प्रोटीन हैं, वो ब्लड बफर के रूप में काम करते हैं। वो H+ को एसिडिक
कंडीशन को बढ़ाने ही नहीं देते। बफर का मतलब यही होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम लोग थोड़ा सा एडिशन करें एसिड का या थोड़ा सा एडिशन करें बेस का, तो उसका जो पीएच है वो नहीं बदले। उसीलिए हम लोग इसका आंसर क्या कहेंगे, सी। इन CO2 ट्रांसपोर्ट ब्लड बफर्स प्ले इन इंपॉर्टेंट रोल। इसी कारण से ये नहीं होता है, क्या क्या नहीं होता, ये एसिडिक हमारा ब्लड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, द साइंस ऑफ रियरिंग, फीडिंग, केयरिंग, ब्रीडिंग एंड न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड। देखो ये जो साइंस है ना, ये आपको याद रखना चाहिए, ये क्या है, ये एनिमल हस्बेंड्री है, ठीक है ना। ये डायरेक्टली क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, स्ट्रेटेजीज इन एनिमल प्रोडक्शन जो है, फूड प्रोडक्शन जो है, उससे क्वेश्चन आया डायरेक्टली, ठीक है ना। जो भी हम लोग एनिमल्स को रियर करते हैं, रियर करेंगे मतलब क्या होता है, उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं अपने यूज के लिए, ठीक है। फीड करते हैं, केयर करते हैं, ब्रीड करते हैं, उन्हें ब्रीड कराते हैं, ठीक है ना उन्हें, और यूटिलाइजेशन करते हैं उनके प्रोडक्ट्स का या फिर एनिमल का, तो उसे हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, ठीक है ना। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हस्बेंड्री मतलब होता है हस्बैंड, एंड दीज आर द ड्यूटी ऑफ हस्बैंड। ऐसा है नहीं जरूरी, ठीक है, तो सबको के लिए है। एनिमल हस्बेंड्री एक फनी कॉन्सेप्ट है, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री मतलब यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारे क्वेश्चन अभी तक एनसीईआरटी से आ रहे हैं हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर। इसमें ब्लड प्रेशर रिगार्डिंग करेक्ट क्या है, चलो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे। अब पहले मुझे बताओ कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। 120/80। 120 क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है। 80 क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर होता है। 120 क्या होता है, वो जब हम लोग कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट का, तो उस प्रेशर को कहते हैं। डायस्टोलिक क्या होता है कि रिलैक्सेशन प्रेशर को कहते हैं। तो 120 इज द नॉर्मल ऑफ सिस्टोलिक एंड 80 इज नॉर्मल फॉर डायस्टोलिक प्रेशर। ओके, ये चीज ध्यान रहना चाहिए आप लोगों को। पहला पॉइंट तो ये चीज आ सकता है आपको कि 120 क्या है, 80 क्या है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड बता रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन एनटीए ने दिया है, तो अब खाली इसी क्वेश्चन का आंसर अगर हम जान लेंगे तो जरूरी है कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आने वाला। अरे एनटीए के पास 50,000 क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर आंसर ही जाना रहता तो मैं ऐप से भी कर लेता। आप लोग को तो ऐप पे भी कर लेना चाहिए। आप लोग मेरे पास क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं बताऊंगा कि इस क्वेश्चन से और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है उसके ऊपर आते हैं, क्या लिखा है। 130/90 mmHg यानी कि 130/90 mmHg इज कंसिडर्ड हाई एंड रिक्वायर्स ट्रीटमेंट। देखो 130 और 90, हमारा नॉर्मल कितना था, 120 और 90 है ना। हमारा नॉर्मल क्या था, 120 और 90 था, ठीक है ना। लेकिन इसको हम लोग नहीं कहते हैं, इसको हम लोग नहीं कहते हैं 130 और 90 को, क्या बोलते हैं उसको, हाई। रीजन, क्योंकि हमारे पास एक रेंज होता है, ठीक है ना। हमारे पास एक्चुअल में जब तुम लोग आगे बढ़ोगे एग्जामिनेशन, जब तुम लोग क्या बोलते हैं मेडिकल कॉलेज में जाओगे, एमबीबीएस कॉलेज में जाओगे, तो वहाँ पे तुम्हें एक रेंज ऑफ प्रेशर मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों में प्रेशर ज़्यादा होता है और बड़ों में थोड़ा सा और कम हो जाता है, तो बहुत सारी कंडीशन है जिनके कारण से जो हमारा ब्लड प्रेशर है ना वो घटता बढ़ता रहता है। हम लोग एक प्रेशर को मानते हैं जिसके ऊपर हाइपरटेंशन, हम लोग कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर बीपी का आपको प्रॉब्लम है, वो हम लोग तभी मानते हैं जब हमारे पास 140/90 होता है, 140/90 होता है। यहाँ पे 130 है, दैट कैन हैपन। अगर आप थोड़ा सा दौड़ भी लेंगे ना तो आपका प्रेशर इतना, ब्लड प्रेशर इतना पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, रिक्वायर, इसमें कोई ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता। 100/55 इज कंसिडर्ड आइडियल ब्लड प्रेशर, नहीं। अभी तो मैंने बताया 120/120/80 होना चाहिए, है ना। अभी मैंने बताया ना कि नॉर्मल यही होना चाहिए, तो ये वाला भी गलत हो गया। 1550 मेक्स वन वेरी एक्टिव, नहीं नहीं, देखो एक्टिव तब ना कोई आम नहीं बनेगा जब नॉर्मल है या नॉर्मल थोड़ा सा ज्यादा है, जैसे कि 130/90 है ना। ये जो प्रेशर ये बता रहा है कि इंसान एक्टिव है, इस कारण से प्रेशर उसमें ज्यादा लग रहा है, हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ रहा है, बिकॉज द बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन, सो द ब्लड इज पम्प्ड बाय द हार्ट वेरी फास्टली, है ना। ये चीज तो समझ लो, बहुत ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है ना बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं एकदम कॉन्सेप्चुअल है, इसमें ज्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से आया है, ठीक है ना। अब डी पे आते हैं। 190/110 में हार्म वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी, बिल्कुल सही, ये हार्म कर सकता है। 140/90 को ही हम लोग मानते हैं कि वो जो ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ब्लड प्रेशर है जो कि हम लोग हाइपरटेंशन कह सकते हैं, यानी जिस इंसान को बीपी की दवाइयां लेनी पड़ सकती हैं। एक बार मेरी मम्मी का ऑपरेशन के समय उनका ब्लड प्रेशर 190/110 के आसपास चला गया था, जो कि बहुत खतरे की सिचुएशन थी, हम लोग बहुत डरे हुए थे, बट शी इज फाइन नाउ। लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा, ये वो कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब होता है और आपको उसी कंडीशन को बचाने के लिए डॉक्टर बनना है भाई, है ना। तो ये आंसर सही है। इट कैन हार्म ब्रेन एंड किडनी, ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है इसमें, ब्रेन के ब्लड वेसल्स फट सकते हैं, ठीक है ना। इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है इस केस में। तो ये सारी सारी चीज़ आपको क्वेश्चन से समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन से आप लोग क्या क्या निकाल सकते हैं आंसर। इफ द बेस सीक्वेंस इन वन चेन इज डीएनए इज जीसी। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता। देखो चार्गाफ रूल के मुताबिक सिंपल बात क्या है कि ए के साथ हमेशा टी जाएगा और जी के साथ हमेशा क्या जाएगा, सी जाएगा।
ये बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बातें हम लोग पहले भी वीडियो में एक बार वीडियो में किया है हम लोगों ने। अभी जो हम लोग 40,000 क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो हम लोग जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं, प्रिंसिपल में आ जाएंगे, ठीक है ना, सेल डिवीजन बस खत्म होने वाला है। तो ये चीज को भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। आपका जितना भी फियर है, फोबिया, ऐसा एक बच्चे ने अभी कमेंट किया था, सर फोबिया ऑफ जेनेटिक्स खत्म कीजिए। अरे डरने का बात नहीं है, बहुत इजी चैप्टर होता है, ठीक है ना। इतना आपको डर लगता है ना तो क्वेश्चन आता नहीं है। पिछले चैप्टर में भी पिछले टेस्ट में भी क्वेश्चन था आपका, रैट वाला है ना, ग्रे इबोनी वाला क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। मैंने कैसे बताया उसको, टॉल और डॉर्फ करके पढ़ लो, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई इजी, उसमें कोई टेंशन नहीं है। टॉल डॉर्फ जिसको समझ में आता है उसको वो चीज भी समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि डीएनए में GCATG का सीक्वेंस जो होगा रेप्लिकेट होगा जब कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे क्या होगा। देखो, जब इसको आप लोग रेप्लिकेट कीजिएगा तो जो भी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को ऐड करता है। तो जी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, सी। तो कहाँ पे सी लिखा हुआ है पहले, बस एक ही ऑप्शन में सी पहले लिखा हुआ है, तो बस यही ऑप्शन सही है। जी का कॉम्प्लीमेंट्री विल बी जी या सी, सी होगा ना। जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी होता है, उसी तरह से वाइस वर्सा। टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए होता है, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी होता है, इसीलिए सी के बाद यहाँ पे फिर जी लिखाएगा, ए का टी लिखाएगा, टी का ए लिखाएगा, जी का सी लिखाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली चरगॉफ रूल और फिर क्या बोलते हैं ये भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे पूछा सकता है, अगर मैं होता और उसमें क्वेश्चन को मैं जब मुझे फॉर्म करना था, मैं ऐसे बोलता कि दिस इज द दिस इज द बेस पेयर, ठीक है ना, ये हमारा बेस पेयर है, ठीक है। तो मैं ऐसे बोलता कि ये हमारा आपके पास यहाँ पे बेस पेयर दिख रहा है, अगर ये अपने पेयरिंग कर लेगा अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड से, तो यहाँ पे बताओ कितने सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। तो जरा देखो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यानी 3 3 6, 6 और प्लस 4 कितना हो गया 10, और प्लस 3 कितना हो गया 13 हो गया। सोचो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और ऐसा क्वेश्चन तो काफी हार्ड हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि एक क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कॉलर सेल्स फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ स्पॉन्जोसिल इन, कॉलर सेल्स फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ स्पॉन्जोसिल इन। देखो स्पॉन्जोसिल कहाँ होता है पहले ये बताओ। स्पॉन्जोसिल मतलब होता है, देखो सील मतलब क्या है, एक कैविटी जो बीच में आता है ना, जैसे कि एक पूरा का पूरा सिलेंडर है मेरे पास, ये सिलेंडर है, उस सिलेंडर में जो बीच में जो कैविटी होती है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सील कह सकते हो, ठीक है ना। स्पॉन्जोसिल मतलब स्पॉन्जेस में जो कैविटी होता है बीच वाला, उसको स्पॉन्जोसिल कह रहे हैं हम लोग। उसमें अंदर की ओर ना कॉलर सेल्स होते हैं, अंदर की ओर कॉलर सेल्स होते हैं, इनके पास फ्लैजेला वजला भी होता है जो कि फूड को पकड़ने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो ये कहाँ होता है, ये कहाँ होता है, अब बताओ। मैंने पहले ही बोल दिया स्पॉन्जेस में होता है ना, मैंने पहले ही बोला ना कि स्पॉन्जेस में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा आंसर साइकॉन। जेलीफिश इज एन, क्या है जेलीफिश, बताओ क्या है, सोचो बताओ क्या है जेलीफिश। और टीनिया क्या है, पीला क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन में दिए हुए थे ये सब क्या है। ये प्लेटिहेल्मिन्थेस है आपके पास, जेलीफिश क्या है आपके पास, क्या है, जल्दी सोचो क्या है जेलीफिश, सोच लिया, बिल्कुल सही। ये प्रोटे जो हमारे पास पोडिफेरा है उसके बाद आने वाले हैं ये, है ना, उसके बाद आते हैं निडेरियंस है ये। पीला, पीला बताओ क्या है, पीला मॉलस्का है। तो ये ढंग से आपको याद होना चाहिए। साइकॉन जो है, अब देखो इन सबसे क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है कि जेलीफिश और क्या बोलते हैं आपके पास का साइंटिफिक नेम क्या है, ऑरेलिया है या नहीं है, ये मेडूसा होता है या पॉलिप होता है, ये मेडूसा होता है, बता दिया मैंने। तो इस ढंग से आपको क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है ना। साइकॉन यहाँ पे आंसर होगा स्पॉन्जोसिल। एक क्वेश्चन और आ सकता है इससे क्या कि कॉलर सेल्स को और क्या कहते हैं, उसको कॉनोसाइट्स कहते हैं, ठीक है, फ्लैजिलेटेड सेल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, choose the option that is showing the correct sequence of events occurring in each cycle of PCR। डायरेक्टली क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन देखे ना सारे सारे एनसीईआरटी से थे, ठीक है ना। जैसे कि हमारे ने अभी 8 देखा, ये 9 देखा एनसीईआरटी से था, ये सब सारे के सारे एनसीईआरटी से। देखो अभी तक हम लोगों ने 9 क्वेश्चन देख लिए भाई, और 9 क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर का नहीं है। सोच रहे हैं आप लोग कितना ज्यादा एनटी ऐप एनसीईआरटी बेस्ड है। पीसीआर में कौन सा काम सबसे, इसमें कौन सा चीजें होता है बताना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आंसर का क्या हो जाएगा, पहले हम लोग डीनेचुरेशन करते हैं, फिर प्राइमरी एनिलिंग करते हैं, फिर एक्सटेंशन करते हैं। ये आपको कहाँ मिलेगा देखने को, ये आपको मॉलिक्यूल, ये आपको किस चैप्टर में मिलेगा भाई, ये बताओ जरा, किस चैप्टर में मिलेगा आपको ये आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मिल जाएगा, है ना, जहाँ जिसको मैंने पढ़ाया भी है, पूरी तरह से मैंने बताया है इसको, ठीक है ना। डीनेचुरेशन पहले करते हैं, प्राइमरी एनिलिंग होता है, फिर एक्सटेंशन होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो अब इस बार पूछा जा सकता है, वो क्या पूछा जा सकता है कि इस पीसीआर प्रोसेस को किसने खोजा था, कैरी मुलेस ने खोजा था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, किस बैक्टीरिया का एंजाइम हम लोग यूज करते हैं, थर्मोस एक्वेटिकस का बैक्टीरिया का एंजाइम यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इसका जो एंजाइम है
ये बहुत हाई टेम्परेचर पे 72 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी एक्टिव रहता है। दूसरा बात कि कौन सा एंजाइम है वो जिसको यूज करते हैं, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है ना। ये सब चीजें ध्यान नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द सबस्ट्रेट। इनमें से किसमें से एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव हुआ है। अच्छा क्वेश्चन, इतना अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ग्लाइकोलाइसिस में पानी कब रिमूव होता है। पानी रिमूव होता है तब जब सेकेंड लास्ट स्टेप में पानी रिमूव होता है। ओके, मैं बता दिया, याद रखिएगा, सेकेंड लास्ट स्टेप में हमारा पानी रिमूव होता है। अब बताओ ग्लाइकोलाइसिस कितने स्टेप का फिनोमेना है, ये भी बता दो मुझे जल्दी जल्दी। अब तो ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप्स का फिनोमेना है, ये भी याद रखना चाहिए आप लोग को। ग्लाइकोलाइसिस में किस किस स्टेप में आपके लिए क्या यूज होता है, ग्लाइकोलाइसिस में कहाँ कहाँ किस किस स्टेप में एटीपी रिलीज होता है, ग्लाइकोलाइसिस में किस किस स्टेप में एनएडीपीएच रिलीज होता है ना। ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। तो बताना क्या है आपको यहाँ पर कि किस स्टेप में पानी निकल रहा है। वहां पे एंजाइम लगता है, बता देता हूं मैं, इनोलेज, ठीक है, वहां पे एंजाइम लगता है इनोलेज, और वहां पे 2-फॉस्फोग्लाइसरेट जैसे जब फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बनता है, इसको हम लोग पीपी भी कहते हैं, तो ये बनता है। आंसर इसका हो जाएगा डी, ठीक है ना। 10 स्टेप रिएक्शन है, सारे के सारे स्टेप्स आपको 229 पेज पे एनसीईआरटी में 11th के रेस्पिरेशन चैप्टर में मिल जाएंगे, प्लांट फिजियोलॉजी के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेल जंक्शंस कॉल्ड टाइट अडहेरिंग गैप जंक्शंस आर फाउंड इन। बहुत अच्छा क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है ये वाला भी। जो जंक्शंस होते हैं ना सेल के बीच में, वो फाउंड होते हैं, मिलते हैं हमें एपिथेलियल सेल्स के टिश्यू के बीच में, ठीक है ना। एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं ना टिश्यू में, उनके बीच में ये तीनों जंक्शन हमें देखने को मिलते हैं। गैप जंक्शंस क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कराने देते हैं, अलाउ करते हैं। टाइट जंक्शन में ये चीज अलाउड नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। टाइट जंक्शन में क्या नहीं अलाउड होता है, गैप जंक्शन में क्या अलाउ होता है, ठीक है ना। ये आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स जो है 5th चैप्टर है ये आपका, है ना। 5th या 6th चैप्टर है, ठीक है ना। एनाटॉमी के बाद मॉर्फोलॉजी के बाद एनाटॉमी आता है, एनाटॉमी के बाद फिर ये आता है ना। 6th चैप्टर है 11th में, तो ये ध्यान रखना है। उसमें ये आपको दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के ये अरे यार कितना अच्छा एनसीईआरटी में बना देता था ना पहले और यहाँ पे आपको ये पैराग्राफ दिखाई देगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आपको यहाँ पे बोन दिखाई देगा, कार्टिलेज दिखाई देगा, उसका डायग्राम दिखाई देंगे, ऑस्टियोसाइट कॉन्ड्रोसाइट दिखाई देगा, और कॉन्ड्रोसाइट ऑस्टियोसाइट वाला क्वेश्चन पिछले टेस्ट में हम लोगों ने सॉल्व भी किया है। तो देखो एक ही पेज से, इसी पेज से एक क्वेश्चन ये है, और एक पिछले टेस्ट में क्वेश्चन आया था, यहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट्स वाला क्वेश्चन आया था, कार्टिलेज कैसे फॉर्मता है, और इसी पेज से ये क्वेश्चन आया है। तो देख रहे हो ना कैसे फॉर्म कर रहा है एनसीईआरटी से क्वेश्चन। चलो 11 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन अभी हमारे पास नहीं आया है जो कि एनसीईआरटी के बाहर का हो। ये क्वेश्चन में एनसीईआरटी से है, नॉट इंक्लूडेड इन सिटू कंजर्वेशन। देखो भाई, इन सिटू कंजर्वेशन में हमारे पास कौन इंक्लूड नहीं होता है। इन सिटू मतलब क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। तो इन सिटू कंजर्वेशन मतलब ये होता है कि हम लोग उस चीज को, जिस जीव को हम लोग को बचाना है, जिस जीव को हम लोग को कंजर्व करना है, जिस जीव यानी कि जीवित चीज, वो एनिमल भी हो सकता है, वो प्लांट भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है जो कि जीवित है, जिसको हम लोग कंजर्व करना है, उसको हम लोग वहीं पे कंजर्व कर दे जहाँ पे वो होता है, मतलब जहाँ पे वो उसका नेचुरल जगह है उसको रहने का, उसको हम लोग वहीं पे कैद कर दें और वहीं पे रखें, उसको वहीं पे अच्छे से रखें, उसको खाना पीना दें। मतलब अगर प्लांट है तो उसको सही से शेड में रखें, या फिर हल्का सनलाइट दें ताकि वो सूख भी ना जाए और उसको सनलाइट भी मिलता रहे, ठीक है ना। फिर उसको पॉपुलेशन बढ़ाने का भी एक जरिया दे, प्रोवाइड करें, तो ताकि उसके स्पीसीज को हम लोग कंजर्व कर पाए, उसको बचा पाए, ठीक है ना। ये इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है जो ये काम नहीं करता, मतलब कौन सा ऐसा है जो कि एक्स सिटू कंजर्वेशन करता है, जो कि बाहर ले जाकर, मतलब उसको उसके एंडेमिक प्लेस से, जहां पे उसको होना चाहिए था, जहां पे वो होता है जनरली, वहां से निकाल करके हम लोग बाहर लेके जाते हैं और कहीं और जाके उसको कंजर्व कराते हैं, वहां पे एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बनाते हैं उसके लिए, वहां कराते हैं। इसमें आंसर है बोटानिकल गार्डन, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरी, ये सारे के सारे जो हैं, ये तीनों क्या है, इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर आते हैं। हॉटस्पॉट्स जो होते हैं, ठीक है ना, वो भी हमारे इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर आते हैं। ओके, इन सिटू कंजर्वेशन में हमारे पास बहुत सारे एरियाज, एक देखो जो कि हम लोग पास एक और होता है, क्या बोल रहे हैं, हाँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो यहाँ पे सेंचुरीज लिखा है ना, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होना चाहिए। एनसीईआरटी में इसका नंबर भी डाटा भी दिया हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी में नंबर भी डाटा भी दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको, नंबर कितने कितने हैं सारे के सारे, ओके, वो आपको देखना है। 492 कितने हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, और 89 नेशनल पार्क्स हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ न्यू क्रॉप दैट इज द सोर्स ऑफ हाई परफॉर्मेंस लुब्रिकेंट। एक नया क्रॉप जो कि सोर्स है हाई परफॉर्मेंस लुब्रिकेंट का। लुब्रिकेंट मतलब क्या होता है,
एक लिक्विड वैक्सी सब्सटेंस जैसे कि ऑयल जो है वो एक लुब्रिकेंट के रूप में काम करता है ना, जो दो सरफेस को स्लिपरी बना देता है एक दूसरे के बीच में, जिसको कहते हैं हम लोग लुब्रिकेंट। एक नया क्रॉप है जो कि एक हाई परफॉर्मेंस लुब्रिकेंट का काम करता है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर का है, हम लोग -1 स्कोर पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आपको मुझे याद रहे कि -1 एन स्कोर पे हम लोग हैं, यानी कि 89 क्वेश्चन तो अभी तक हम लोग लग रहा है कि एनसीईआरटी से आएगा। आगे चलो देखते हैं कितना होगा। इसका आंसर बताओ क्या होगा। इसका आंसर होगा सिमोंडिसिया चिनेसिस। ठीक है ना। अब ये जो है ये है जोजोबा, इसका नाम जो है कॉमन नेम है वो है जोजोबा। इसमें 50% लिक्विड वैक्स होता है जैसे कि एनटी ऐप में लिखा हुआ है, और ये हाई लुब्रिकेंट हायर परफॉर्मेंस लुब्रिकेंट होता है जो कि मशीनरी में इन्वॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है ना, जिसमें प्रेशर होता है, लेकिन टेम्परेचर वाले में नहीं करते बिकॉज टेम्परेचर से ये खराब होने का इसका डर रहता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है, टेम्परेचर से इसके खराब होने का डर रहता है। अब ये कहाँ से क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन देखो एनटीए ऐप के अनुसार ये क्वेश्चन आपको दिया गया है डाइवर्सिटी से, जेनेटिक डाइवर्सिटी से दिया गया है। जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्वेश्चन एक राउवोल्फिया का क्वेश्चन बहुत फेमस है ना, राउवोल्फिया सर्पेंटिना का हिमालयन रेंज से मिलता है हमें, वो क्वेश्चन आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी से बहुत फेमस क्वेश्चन है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल फेमस क्वेश्चन नहीं है और ये आ भी सकता है, तो इसी कारण से आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर होगा सिमोंडिसिया, सिमोंसिया कह सकते हो, चिनेंसिस। ठीक है, चिनेंसिस। अब ये ऑप्शन है, बड़ा अजीब सा नाम है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यह ध्यान रखना है कि इसको प्रेशर वाले इक्विपमेंट में इस्तेमाल करते हैं, टेम्परेचर वाले इक्विपमेंट में इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। द टर्म टेस्ट ट्यूब बेबी इम्प्लाइज, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। टर्म टेस्ट ट्यूब बेबीज इम्प्लाई क्या होता है। टर्म टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन जो होता है ना वो शरीर के बाहर होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो शरीर के बाहर होता है, डेवलपमेंट तो यूट्रस में ही होगा। हम लोग ने आज तक ऐसा कभी भी ऐसा कोई डिवाइस नहीं बनाया कि हम लोग फुल ऑन डेवलपमेंट बॉडी के बाहर करा सकें। वी कैन नॉट डू दिस। ठीक है, हम लोग बस फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं बाहर, उसका थोड़ा बहुत डिवीजन हो सकता है जैसे कि जायगोट हुआ या फिर छोटा मोटा एम्ब्रायो हुआ, तो उस केस में हम लोग वहाँ पे जो होता है मॉड्यूला ब्लास्टुला ऐसे स्टेजेस में हम लोग वहाँ तक डेवलपमेंट करा सकते हैं। लेकिन हम लोग कोशिश करें कि 2 महीने 3 महीने किसी एक टेस्ट ट्यूब बेबी को हम लोग एक टेस्ट ट्यूब के अंदर या फिर किसी मशीन के अंदर बनाएं, ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल टास्क है। ओके, यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका सॉरी, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब। ठीक है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। इन विवो मतलब होता है कि अपने ही जगह पे जहाँ होना चाहिए था उसको उसको कहते हैं इन विवो, और इन विट्रो मतलब होता है बाहर। ठीक है ना, जहाँ होना चाहिए था वहाँ नहीं है, वो बाहर है उस जगह से, अगर वहाँ होता है उसको इन विट्रो कहते हैं। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन यूट्रस, नहीं ये तो गलत हो गया, यहाँ पे यूट्रस में नहीं होता। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन टेस्ट ट्यूब एंड डेवलप्स इन टेस्ट ट्यूब, नहीं, टेस्ट ट्यूब में डेवलप नहीं होता। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब एंड एम्ब्रायो डेवलप्स इन द यूट्रस, तो ये वाला भी गलत है। फैलोपियन ट्यूब में अगर हो रहा है, एम्ब्रायो यूट्रस में डेवलप हो रहा है, तो हम लोग को टेस्ट ट्यूब बेबी का जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि हर टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी का जरूरत तब पड़ता है हम लोगों को जब कोई भी कपल रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, और रिप्रोडक्शन नहीं करने का रीजन क्या है कि फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम हो। ठीक है, फर्टिलाइजेशन प्रॉब्लम बहुत सारे रीजन से हो सकती है। स्पर्म की मोटिलिटी कम हो सकती है, स्पर्म बहुत स्लो हो सकता है अपने मोटिलिटी में। ठीक है ना, डिफेक्टेड भी हो सकता है। ओवम का भी, ओव्यूल का जो सेकेंडरी साइट है उसका भी पोजीशन गड़बड़ा सकता है, वो पहले आ सकता है यूट्रस के अंदर, उसका मूवमेंट शायद फास्ट हो सकता है। वो या तो हो सकता है कि मूव ही ना करे, वो चिपका रह जाए फैलोपियन ट्यूब में एक जगह, क्योंकि जानते हैं हम लोग एम्पुला इस्थेमिक जंक्शन पे आकर के फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली ऑन द 7th डे ऑफ द ओव्यूलेशन फर्टिलाइजेशन होता है, सॉरी ऑन द 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है ना, 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन होता है। ध्यान रखिएगा कि इम्प्लांटेशन जो होना चाहिए हमारे जाइगोट मोरुला ब्लास्टुला के स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज में क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। तो ये इम्प्लांटेशन होने में फर्टिलाइजेशन से लेकर के लगभग 7 दिन का वक्त लगता है। ठीक है, ये सारी चीज याद रहनी चाहिए। आंसर इसमें हमारा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू सोडियम पोटेशियम पंप व्हाट चेंजेस विल यू ऑब्जर्व व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूज करें तो क्या होगा। ठीक है, अब एक बात आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आया है, आप लोग बता सकते हैं क्वेश्चन कहाँ से आया है। ये क्वेश्चन तो आया तो है एनसीईआरटी से। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आया तो है एनसीईआरटी से, लेकिन एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कब हो रहा है। ये जो यहाँ पे जो टास्क लिखा हुआ है नीचे ऑप्शन में, जो भी ऑप्शन सही है वो ऑप्शन जो है वो कब होता है, रेस्टिंग फेज में या फिर एक्शन पोटेंशियल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है ये भाई, याद नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। रीजन इसका समझाता हूँ मैंने ये अपने स्पॉट ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी में बताया भी है। बहुत लोग कंफ्यूजन होता है,
उन लोगों को लगता है क्या है कि सोडियम पोटेशियम पंप जो 3 आयन और 2 के वाला है ना, ये एक्शन पोटेंशियल के बाद होता है। सही है, वहां पे सही है, लेकिन एक्शन पोटेंशियल के दौरान होता है? बिल्कुल नहीं। ये एक्शन पोटेंशियल के बाद होता है या फिर एक्शन पोटेंशियल के पहले होता है। होता क्या है, नॉर्मल कंडीशन में रेस्टिंग फेज में आयन के कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट को, मतलब कि एक पोलराइज स्टेट को मेंटेन रखने के लिए एटीपी खर्च होती है। 3 आयंस Na के यानी सोडियम के, उनको अपने एक्सोप्लाज्म से यानी कि एक्सॉन के साइटोप्लाज्म से बाहर भेजा जाता है, सेल के बाहर, और 2K+ आयन को सेल के अंदर लिया जाता है, ठीक है ना। यानी कि जो हमारा एक्सोप्लाज्म है, एक्सॉन है, ठीक है ना, एक्सॉन का साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर लिया जाता है। और इस पंप को काम कराने के लिए हमेशा एटीपी खर्च करता रहना पड़ता है जब तक हमारे पास कोई स्टिमुलेशन ना हो जाए। उस स्टिमुलेशन आने के बाद ये पंप उल्टा काम करने लगता है। ये सोडियम के लिए इनसाइड में सोडियम को अपटेक के लिए बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाता है, पंप खुल जाता है और बहुत सारा सोडियम का इन्फ्लक्स होने लगता है। और सोडियम इन्फ्लक्स होने के कारण जो हमारे पास क्या है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है। तो ये ढंग से हमारे पास ये पॉइंट आता है। हमारे पास यहाँ पे आंसर तो ए होगा, लेकिन ध्यान रखना है कि एटीपी, एक क्वेश्चन मैंने बताया था ये चीज जब मैं एस ब्लॉक पढ़ा रहा था, अभी कुछ देर पहले मैंने एस ब्लॉक कंप्लीट किया है। एस ब्लॉक मैंने बताया एनसीईआरटी का, मैंने स्पॉटन एस ब्लॉक बताया कि स्पॉटन मतलब क्या होता है। अभी मैंने अपना नाम रखा है, उसमें क्या करते हैं हम, मैं क्या करता क्या हूँ कि आपको एनसीईआरटी के एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ, और एनसीईआरटी कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है मैं वो बताता हूँ, ठीक है ना। मैं शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ उसमें। आप एस ब्लॉक में मैंने खास करके किया है, लेकिन लिखना आप ही को पड़ेगा, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था कि उसमें एनसीईआरटी के केमिस्ट्री वाले बुक में, सोचो एस ब्लॉक में 11th के, वहाँ पे एक फैक्ट लिखा है। फैक्ट क्या लिखा है, हमारी बॉडी में 1/3 जो एटीपी बनता है वो Na सोडियम पोटेशियम पंप को काम करवाने में खत्म हो जाता है। सोचो हमारे बॉडी का 1/3 एटीपी ये बस एक सोडियम पोटेशियम पंप के लिए यूज होता है। सोचो कितना, और बाकी 2/2 एटीपी में हमारा सारा का सारा बॉडी का काम हो रहा है। सोचो कितना इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, विच आर द सॉइल बैक्टीरियम प्रोड्यूसेस अ प्रोटीन केमिकल दैट इज टॉक्सिक टू इंसेक्ट प्लांट्स। इनमें से कौन सा ऐसा सॉइल बैक्टीरियम है जो कि टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है इंसेक्ट पेस्ट के खिलाफ, प्लांट्स नहीं इंसेक्ट पेस्ट के खिलाफ टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है। आसान सा क्वेश्चन है ना, एंथाइटिस से क्वेश्चन है। कैसे एंथाइटिस क्वेश्चन है सर, बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन जो होता है वो तो इंसेक्ट प्लांट पेस्ट के लिए ही होता है ना। अब ये कब एक्टिव होता है, तो इंसेक्ट के मिड गट में जाकर के अल्कलाइन पीएच के कारण एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस बीटी टॉक्सिन होता है, क्राइजीन होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हाट इज सार्कोमेयर। सार्कोमेयर क्या है, तो बिटवीन 2 आई बैंड्स है ना, ये सारी चीजें मैंने बताई हैं आपको। सॉरी, बिटवीन 2 जेड लाइंस है ना, बिटवीन 2 जेड लाइंस, आई बैंड के बीच में, ये पूरा आई बैंड है, उसके बीच में होता है, ये होता है जेड लाइन, ठीक है ना। फिर ये हमारा दूसरा आई बैंड है, तो इस साइड में दूसरा होता है ये जेड लाइन। और इसीलिए इन दो जेड लाइन के बीच का जो हिस्सा है, इन दो जेड लाइन के बीच का जो हिस्सा है, मैंने पूरे ग्राफिक्स का यूज करके समझाया है यार आपको चैप्टर ये पूरा, ठीक है ना। लोकोमोशन जितना ही पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी है, आपको जाके देखना चाहिए उसे। तो आधा आई बैंड इस तरफ होता है, आधा आई बैंड दूसरे सार्कोमेयर में होता है। ये चीज मैंने बताई है। बहुत सारे टीचर्स भूल जाते हैं कि आई बैंड, एक आई बैंड तो होता है एक सार्कोमेयर में, लेकिन आधा आधा करके होता है। आधा इस तरफ से हाफ आई बैंड इस तरफ से होता है, बीच का ए बैंड हो गया, और ये दोनों हाफ ऑफ आई बैंड मिलकर बोलते हैं हम लोग एक आई बैंड होता है सार्कोमेयर में, लेकिन आधा आधा दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। पार्ट बिटवीन 2 जेड लाइंस इज नोन एज सार्कोमेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द साइट ऑफ एडीए प्रोडक्शन इन द बॉडी। एडीए प्रोडक्शन का साइट क्या है, सारे के सारे अभी तक क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी से आ रहे हैं, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। एडीए प्रोडक्शन का साइट क्या है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से है हमारे पास, सीवियर एक्यूट डेफिशिएंसी सिंड्रोम से, है ना। और ये आता है आप लोग कहाँ पे, हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में हम लोग देखते हैं। जब हम लोग एक बच्ची को हम लोगों ने ट्रीट किया था इस डिफिशियंसी डिजीज को लेकर के, इसमें हम लोग अल्टीमेट, इसका बताओ तो इसका अल्टीमेट क्योर क्या होता है एडीए डिफिशियंसी का। अल्टीमेट क्या क्योर होता है, जेनेटिक मॉड्यूलेशन, है ना। इसका अगर हम लोग एम्ब्रायो में जाकर के जेनेटिक जो हमारा बोन मैरो का जीन्स है, या फिर जो बॉडी में जीन्स होते हैं, जो सेल्स में जीन्स हैं, उसमें अगर हम लोग मैनिपुलेशन कर दें, थोड़ा चेंज कर दें जीन का, तो उस कारण से इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। इसका हम लोग ये अल्टीमेट है। इसके अलावा इसमें जो हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ब्लड का बदला बदली करते हैं, फिर हम लोग इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, तो वो सब चीज टेम्पररी है, कुछ दिन चलेंगी फिर खत्म हो जाती है, फिर उसको दोबारा करना पड़ता है, ठीक है। तो एडीए प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो ये होता है हमारे पास लिम्फोसाइट में होता है, ठीक है ना। इसको कहते हैं क्या हम लोग, एडिनोसाइन डी अमाइनेज, ठीक है ना। एडिनोसाइन डी अमाइनेज ये क्या कॉज करता है, एससीआईडी कॉज करता है, ठीक है ना। एससीआईडी कॉज करता है ये, ओके। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जीन थेरेपी से इसको हम लोग डायरेक्टली लास्ट में जाके ठीक कर सकते हैं, ओके।
और ये कहाँ होता है लिम्फोसाइट? ये व्हाइट ब्लड सेल का एक टाइप है जो कि बोन मैरो में प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये लिम्फोसाइट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन यूटिलाइज मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन एज अ न्यूट्रिएंट फॉर ग्रोथ, है ना? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन यूटिलाइज मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन एज अ न्यूट्रिएंट फॉर ग्रोथ। अच्छा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है कि कौन सा इनमें से है कि जो नाइट्रोजन है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, उसको न्यूट्रिएंट के रूप में इस्तेमाल कर सकता है ग्रोथ के लिए। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, बिल्कुल बिल्कुल एनसीईआरटी से है। आप कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको समझ में थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने में, मैं मानता हूँ। आप लोगों को लगता है कि अभी तक खाली और खाली फिक्सेशन एक डिफरेंट चीज होता है, लेकिन फिक्सेशन क्यों करेगा कोई भी बैक्टीरिया? किसी चीज को फिक्स क्यों करेगा बताओ मुझे। मान लो कि कोई बैक्टीरिया जो कार्बन साइकिल में काम कर रहा है, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल से क्वेश्चन आया, पिछले टेस्ट में कार्बन साइकिल से क्वेश्चन आया था। देख रहे हो कि एनटीए कैसे क्वेश्चन देता है। इसे समझ में आता है हम लोग को कि हमारे जो पास्ट क्वेश्चन है ना, अगर उसको कोई पढ़ ले, आप लोग अगर पढ़ ले उसे, तो आप लोग को अगले साल में आने वाले क्वेश्चन का ना अंदाजा लग जाता है। इसलिए मैं 14,000 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ भाई। 14,000 क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत यही मकसद है मेरा, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है और जो कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो लगातार आते हैं, ठीक है ना। अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अभी हम लोग बीसी क्वेश्चन भी नहीं पहुंचे, 35 मिनट्स हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूटिलाइज मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन? राइजोबियम है इसका आंसर। राइजोबियम सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन फिक्स इसीलिए नहीं करता क्योंकि उसको बस इस तरह प्लांट का मदद करने का मन कर गया, इसको थोड़ा सा लग रहा है कि हम भी थोड़ा सा दानवीर बन जाए, वैसा वाला बात नहीं है। ये अपना न्यूट्रिशन ग्रो करता है उस कारण से, ठीक है ना। और इसी कारण से ये फिक्स करता हुआ दिखाई देता है, बिकॉज दे यूटिलाइज इट, ठीक है ना। उनका वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है अमोनिया के रूप में। आगे बढ़ते हैं। टोबैको पेटूनिया बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा मोर्फोलॉजी से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इतना अच्छा क्वेश्चन है कि बहुत लोग इससे गलती कर सकते हैं। टोबैको पेटूनिया सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। सोलेनेसी फैमिली में और भी बहुत सारे मेंबर होते हैं, इसको ध्यान रखना है। इसका सोलेनेसी फैमिली में आपको जो फ्लोरल डायग्राम दिया हुआ है उसको ध्यान रखना है, चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। सोलेनेसी फैमिली में एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि सेपल्स जो होते हैं ना इसके फ्रूट में ना वो इंटैक्ट रहते हैं। सेपल्स जो होते हैं फ्रूट में इंटैक्ट रहते हैं, ये बहुत अच्छा क्राइटेरिया है सोलेनेसी फैमिली को पहचानने का। चाहे वो ब्रिंजल हो, पोटैटो हो, उसके जो फ्रूट्स आपको देखेगा जो ऊपर के फ्रूट होते हैं, ब्रिंजल तो पोटैटो तो क्या स्टेम है ना भाई, और ब्रिंजल एक फ्रूट है। टोमेटो देखो, टोमेटो और ब्रिंजल देखो, तो टोमेटो ब्रिंजल में जो ऊपर का जो ग्रीन ग्रीन सा स्ट्रक्चर दिखाता है, सेपल दिखाई देता है, वो आपको अटैच रहता है। फ्रूट्स में भी अटैच रहता है। हालांकि सेपल्स जो होते हैं उनका काम होता है कि फ्लावर खत्म हो गया, फ्रूट आया तो उसका फिर वो सेपल्स जो होते हैं खत्म हो जाते हैं। मैंगो में नहीं दिखाई देता आपको, लेकिन उस तरह से हम लोग को सोलर सिस्टम में चीज दिखाई देता है, इंटैक्ट रहता है, अच्छे से जुड़ा हुआ रहता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, लाइकेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिलोंग्स टू। लाइकेन्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके में होता है? देखो एल्गी जो होता है ना, एल्गी एक्चुअली में डिवाइड करेगा बाइनरी फिजन से, है ना। उसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होगा देखने को नहीं मिलेगा। फंगल पार्टनर में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, हम लोग को ये ध्यान रखिएगा। सिम्बायोटिक सिचुएशन होता है एल्गी और फंजाई का, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे कारण होता है? सिर्फ फंगल पार्टनर के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इन कॉपर्स ग्लैंड इफ कॉपर ग्लैंड इज आर रिमूव्ड इट विल इफेक्ट। एक वीडियो मैंने देखा, उस वीडियो में एनटीए की गलतियां निकाली गई थी इस ऐप में। अरे भी देखना पड़ता है ना कौन क्या कर रहा है, ताकि मैं भी इम्प्रूव करूँ उन चीज़ों को लेकर। उन्होंने क्या कहा, मतलब मैं टीचर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने क्या कहा कि आंसर इसका इरेक्शन ऑफ पेनिस होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने स्पर्म लिखा है जो कि गलत है। अरे भाई, कॉपर्स ग्लैंड इज अ ग्लैंड विच हैव व्हाट, ये क्या करता है? ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद होता है ये, और ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है सो दैट जो कि मेल पेनिस है वो वेजाना में आराम से कॉपुलेशन हो सके, ठीक है ना। जो फ्रिक्शन है वो कम हो, लुब्रिकेशन मतलब वही होता है। तो कॉपर्स ग्लैंड का काम होता है अफेक्ट, अगर इसको रिमूव कर दिया जाएगा तो किसमें इफेक्ट करेगा, ये किसमें इफेक्ट करेगा ये बताना है, ठीक है ना। फिर कॉपर और क्या करता है, ये अल्कलाइन सेक्रीशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि देखो वेजाइना वहां मौजूद है जहां पर कि हमारे पास यूरिनरी पैसेज है। यूरिनरी पैसेज में क्या होता है कि वहां पे एसिडिक इन्वायरमेंट होगा, तो कोई भी सेल यार एसिडिक इन्वायरमेंट से खत्म हो सकता है। स्पर्म कैन बी अफेक्टेड ना, अगर उसको डायरेक्टली स्पर्म को हम लोग एसिडिक इन्वायरमेंट में डाल देंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसीलिए कॉपर्स ग्लैंड का ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि ये दोनों काम वो करे, ठीक है ना, ये दोनों काम वो करे। और ये ध्यान रखना है आपको कि कॉपर्स ग्लैंड स्पर्म को ही अफेक्ट करेगा, बिकॉज स्पर्म को जो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है वजाइना का उसको खत्म करने में कॉपर्स ग्लैंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा मैकेनिज्म है, ठीक है ना। ये अल्कलाइन म्यूकस फ्लूइड जनरेट करता है। अल्कलाइन नेचर क्या करता है, उसके पीएच को बढ़ाता है, वजाइना का पीएच को बढ़ाता है, बिकॉज पीएच कम है तो एसिडिक है, ज्यादा होगा तो क्या होगा, बेसिक हो जाएगा। और क्योंकि ये म्यूकस सेक्रेशन है तो ये लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करता है,
ये एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा को खत्म करता है, ठीक है ना। इसको हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। अब बताओ भैया इरेक्शन ऑफ पेनिस में कहाँ से आ गया ये? उन्होंने कहा कि आप लोग आगे बढ़िएगा, एमबीबीएस से पता चल जाएगा आपको। चलो ठीक है, पता चल जाएगा आप लोग को। पता चले किसी को तो मुझे बताना, ठीक है ना, कि आंसर इसका वो कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। आंसर बिल्कुल सही दिया है एनटीए वालों ने इसका। देखो जहाँ गलती होगा वहाँ हो सकता है गलती हो, लेकिन इसमें सही था। इन टेरिडोफाइट्स म्यूसिस अकर्स इन। टेरिडोफाइट्स में म्यूसिस कहाँ होता है बताना है। एग में म्यूसिस होता है। एग तो पहले से ही हैप्लॉइड है, जाइगोट में म्यूसिस नहीं होता, बिकॉज पेरिडोफाइट्स आर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। इनका जो स्पोरोफाइटिक डोमिनेंट होता है ना, ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल टाइप शो करते हैं, हैप्लो डिप्लॉन्टिक शो करते हैं, लेकिन डिप्लॉन्टिक इनका मेन स्पोरोफाइट जो होता है वो मेन डिप्लॉन्टिक है, और मेन बॉडी इनका स्पोरोफाइट है जो कि डिप्लॉन्टिक होता है। हालांकि पैरोफाइट और टेरिडोफाइट को हम लोग हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर रखते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि ब्रायोफाइट में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल डोमिनेंट होता है और टेरिडोफाइट में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल डोमिनेंट होता है। तो जाइगोट कभी भी महसूस नहीं करेगा, बिकॉज उसको कोई भी तरह का हैप्लॉइड स्पोरोफाइट नहीं बनाना है। एंथ्रोजॉइड्स मेल गैमेट है, बिल्कुल नहीं होगा, वो पहले से ही हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड सेल्स में म्यूसिस नहीं होता है। स्पोर मदर सेल्स जो कि स्पोर्स बनाएंगे, बिल्कुल बनाएगा ये स्पोर, जो मदर सेल होंगे वो बिल्कुल म्यूसिस करेंगे, बिकॉज उनको स्पोर्स बनाने हैं और स्पोर बनाने के लिए म्यूसिस करना पड़ेगा ताकि हैप्लॉइड सेल्स बन सके। आंसर डी होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच। कौन सा इसमें से रॉन्गली मैच ये बताना है। ईस्ट बनाता है इथेनॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिटिस बनाता है एंटीबायोटिक, कोलीफॉर्म बनाता है विनेगर, और मिथेनोजन बनाता है गोबर गैस। बहुत इजी क्वेश्चन है। कोलीफॉर्म करता है हमें, तो जो कोलीफॉर्म जो होता है ना वो फीसेस ऑफ मैन में मिलता है। देखो इसी से एक क्वेश्चन आया था पिछले टेस्ट में, इसी से एक क्वेश्चन आया था कि हम लोग क्या चीज़ का कंसंट्रेशन को देख के बता सकते हैं कि हमारे जो वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, वो ज़्यादा ही पॉल्यूटेड है। उसमें हम लोगों ने इक्वलाई आंसर लगाया था ना, एस्क्रेशिया कोलाई निकाला लगाया था। वही एस्क्रेशिया कोलाई को कोलीफॉर्म्स कहा जा रहा है। विनेगर ये नहीं बनाता है, विनेगर ये नहीं बनाता है। एसिटिक एसिड ये नहीं बनाता। विनेगर इज एसिटिक एसिड, CH3COOH है ना। तो विनेगर ये नहीं बनाता है। एसिटोबैक्टर एसिटाई बनाता है विनेगर, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कोलीफॉर्म इज रॉन्गली मैच्ड। स्ट्रेप्टोमाइसिटिस एक तरह का फंजाई है जो कि रे फंजाई जिन्हें कहते हैं हम लोग, और ये एंटीबायोटिक बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। आंसर हमारा सी होगा नो डाउट। मिथेनोजन ग्लोबल गैस प्रोड्यूस करते हैं। मिथेनोजन आर्कियोबैक्टीरिया ईस्ट इथेनॉल बनाने में हेल्प करता है, बिल्कुल हेल्प करता है हमें, इसीलिए इसको हम लोग ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं। ये हमें दिख रहा है एंड्रोशियम का, ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से था क्योंकि ये सब चीजें एनसीईआरटी में लिखी गई हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से था, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से था, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से था, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से था, ये भी एनसीईआरटी से था, है ना, ये भी एनसीईआरटी से था। तो सारे के सारे एनसीईआरटी से ही थे हमारे पास क्वेश्चन, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 40-42 मिनट हो गया है, हम लोग अभी कहाँ तक पहुंचे यार? अभी तक हमने बहुत कम क्वेश्चन बनाया ना हम लोगों ने यार। चलो ठीक, कोई बात नहीं। अच्छे से समझना है, अच्छे से समझना है, अच्छे से काम करना है, ठीक है। पी जो है वो एपिडर्मिस है। उसके देखो मिडिल लेयर क्यों होता है? मिडिल लेयर इसीलिए होता है क्योंकि मिडिल होता है वो दो लेयर के बीच में होता है, तो आर जो है मिडिल है। पी एपिडर्मिस हमेशा से मौजूद रहता है, इसलिए उसको कभी कभी हम लोग एंड्रोशियम के 4 लेयर्स में नहीं गिनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए एपिडर्मिस को अलग से याद रखो। लास्ट लेयर है एपिडर्मिस है, ठीक है। उसके अंदर वाला क्या हो जाएगा? एंडोथेलियम हो जाएगा। फिर आ जाएगा क्या हमारे मिडिल लेयर, फिर आ जाएगा हमारे पास क्या? टेपेटम आ जाएगा, है ना। टेपेटम कैसा होता है भाई? टेपेटम कैसा होता है बताओ जरा मुझे। टेपेटम कैसा होता है भाई? मैं पूछ रहा हूँ। टेपेटम जो होता है वो पॉलीप्लॉइड होता है, ठीक है, पॉलीप्लॉइड होता है। आंसर बताओ क्या हो जाएगा? पी जो हमारा एपिडर्मिस था, क्यू एंडोथेलियम था, फिर आर मिडिल लेयर था, माइक्रोस्कोप मदर सेल्स जो कि टेपेटम। अच्छा ठीक है, चलो एस को माइक्रोस्कोप मदर सेल लिखा है बिकॉज है कहीं भी टेपेटम ऑप्शन नहीं है, तो ये सही है, एस होगा। कोई भी टेपेटम का कोई भी सेल जो होगा वो माइक्रोस्कोप मदर सेल के रूप में डिफरेंशिएट हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस? लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट रिएक्शन में बनता है एटीपी, ग्लाइकोलाइसिस से बनता है पैरुविक एसिड। हम लोग किसी भी रिएक्शन में CO2 बनाते नहीं है। अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो रेस्पिरेशन में CO2 बनता है, तो बाकी तीनों ऑप्शन नहीं होने वाले हैं। बना क्या? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, बिल्कुल सही है, ये बनता है। प्रोडक्ट बोल रहा है ना फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बनता है हमारे अंदर, मतलब कि प्लांट्स में, ठीक है, हमारे अंदर नहीं, मतलब इस रिएक्शन में बनता है ये। और अच्छा क्वेश्चन था ये, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको इसमें, आपको ज़्यादा ध्यान इसमें नहीं रखना है। आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग।
ठीक है, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्ट रिएक्शन इज फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। थोड़ा सांस ले रहा था यार, है ना, तो सब बहुत देर से तेजी से बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वुड अकर ड्यूरिंग बॉल्टिंग। आहा, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। पिछला वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से था, ठीक है ना, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन को मैं हार्ड मानूंगा, ये क्वेश्चन हार्ड था, ये क्वेश्चन हार्ड था। अरे यार, ये लिखाता क्यों नहीं है, हार्ड था ये क्वेश्चन, ठीक है। और इसका आंसर फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड होगा। मैंने इसे एलिमिनेशन मेथड से बनाया है, आप लोग भी इसे एलिमिनेशन मेथड से बना सकते हैं। तो मैं बिल्कुल आपकी तरह सॉल्व कर रहा हूँ यार, जैसे आप लोग सॉल्व करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अकर ड्यूरिंग बॉल्टिंग। बॉल्टिंग क्या होता है, बॉल्टिंग क्या होता है, जल्दी बताओ। बॉल्टिंग इफेक्ट को हम लोग कैसे बनाते हैं, जिब्रेलिक एसिड का अप्लाई करके हम लोग बॉल्टिंग इफेक्ट को बढ़ाते हैं। ये रोसेट पैटर्न शो करने वाले प्लांट्स में देखने को मिलता है, जैसे कैबेज है, पत्ता गोभी जो होता है, उसमें ये हम लोग कर सकते हैं। करते क्या है, जिब्रेलिक एसिड एक बड़ा अच्छा काम करता है, इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड, है ना, इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड, ये काम है जिब्रेलिक एसिड का, इंटरनोड को लंबा कर देता है। अब क्यों हमको इंटरनोड लंबा चाहिए, जो आप गन्ना खाते होंगे, शुगर केन जो होता है, उसमें जो नोट्स होते हैं ना, अगर नोट्स बहुत नजदीक नजदीक रहेंगे तो क्या होगा कि जो शुगर वाला हिस्सा है वो बस बीच का इंटरनोड का हिस्सा होता है, जिसमें शुगर भरा रहता है, जिसमें शुगर होता है। तो अगर किसान ऐसे गन्ने उगाएं जिसमें जो नोड्स हैं बहुत नज़दीक हैं, तो उनका पूरा जो शुगर केन है वो बिल्कुल खराब है, उसको कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर इंटर नोड्स का लंबाई बहुत ज़्यादा है और नोड्स इतनी दूर दूर पे हैं, तो जो बीच का जो डिस्टेंस है जहाँ पे शुगर आएगा वो बहुत ज़्यादा लंबा है, उसमें शुगर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा हमें। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास इलोंगेशन ऑफ इंटर नोड्स। विच वॉट वुड अकर, बोल्टिंग के दौरान इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स होता है, करता कौन है, जिब्रेलिक एसिड करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रोजेट पैटर्न टाइप ऑफ प्लांट जो होता है उसमें शो करता है, उसमें देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सलाइवा, सलाइवा कंपोनेंट कौन सा इसमें से नहीं है। अल्फा टाइलिन स्लाइवरी एमाइलेज मिलता है हमें, आईजीएम म्यूसिन लाइसोजाइम थायरोसाइनेट, सलाइवा कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स Na+K+ एंड ये सब चीज। देखो आईजीएम जो होता है ना एंटीबॉडी, आईजीएम एंटीबॉडी ना इज लार्जेस्ट एंटीबॉडी, 5 वाई स्ट्रक्चर वाले, इसमें 5 मोनोमर यूनिट मिलके बनते हैं। ये हमें कंपोनेंट ऑफ सलाइवा में नहीं मिलता है। कंपोनेंट सलाइवा के बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से है, इस बारे में मैंने स्पॉट ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी बताया है। आगे बढ़ते हैं। द सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ, सेल वॉल ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, ठीक है ना, देख लो यार, खाली एनसीईआरटी से क्वेश्चन है यार, क्या करें अब ठीक है, अच्छा है ना। सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ लिग्निन, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन एंड सेलुलोज। लिग्निन और पेक्टिन कहाँ यूज आ गया, लिग्निन तो आपको सेकेंडरी सेल वॉल में मिल जाएगा, सेमीसेलुलोज सेलुलोज सब आपको सेकेंडरी सेल वॉल मिल जाएगा, प्राइमरी सेल वॉल तो सेलुलोज से बना ही होता है। पेक्टिन जो है आपका, पेक्टिन आपको कहाँ मिल जाएगा, मिडिल लैमेला में मिल जाएगा। मिडिल लैमेला में क्या होता है, वहाँ पे मिडिल लैमेला में आपको जो पॉलीग्लूकोरोनिक एसिड होता है, पॉलीग्लैक्टोरोनिक एसिड होता है, ग्लूकोरोनिक और ग्लैक्टोरोनिक एसिड से मिलकर बनता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और आता है इससे कि टमाटर को अगर हम लोग को बहुत दिन तक फ्रेश रखना है, तो हम लोग को कौन सा एंजाइम का प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, तो पॉलीगैलेक्टोरोनेज का एंजाइम का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, बिकॉज दिस एंजाइम डिसॉल्व्स मिडिल लैमेला, और इस कारण से जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पोजीशन से हिल जाते हैं, और हमें जो टमाटर है वो फ्रेश और टाइटन अप दिखाई नहीं देता, बहुत लूज दिखाई देता है, ठीक है। आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इन मेंटेनियन डाइहाइब्रिड क्रॉस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सीड्स ऑफ RR/YY है ना, देखो दिख रहा है आपको क्या लिखा हुआ है, ठीक है। F2 जनरेशन में क्या क्या कैसे कैसे दिख सकता है हमें। तो देखो इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इसे पूरा का पूरा रेशियो बनाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को ना मैं एक बार इसमें मैं सॉल्व भी नहीं करा सकता यार। चलो ठीक है, आपको मैं बताता हूँ एनसीईआरटी में आप कहाँ देख सकते हैं, आपको आसानी हो जाएगी, आप वहां से गिन लेना। हालांकि इस क्वेश्चन को जब हम लोग क्या बोलते हैं, पेज नंबर 79 ट्वेल्थ एनसीईआरटी में पेज नंबर 79 में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप वहां से काउंट करके इसे लगा सकते हैं कितने कितने हैं, और आपको यहाँ पे मिल जाएगा आंसर। इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा इसका ए, ठीक है, 2/16, 4/16, 1/8, 1/8। हालांकि ये 1/4 भी हो सकता है और ये 1/8 भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शंस ऐसे कहीं भी नहीं दिए गए हैं जिसमें हम लोग उसको सही ढंग से लगाएं। इन दोनों खाली फ्रैक्शन को काटा गया है, इसीलिए हम लोग को ऐसा ही लिखना पड़ेगा, इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। ऑप्शन बहुत अच्छे से समझाए गए हैं इसमें, ऑप्शन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है जिस ढंग से सेट किया गया है इस क्वेश्चन को। जहाँ तक बात रहा है इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार और देखेंगे, ठीक है ना। होगा तो मैं एक छोटा सा वीडियो डालूंगा 5 मिनट का, जिसमें मैंने इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, थोड़ा ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना, और उस क्वेश्चन को मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा डायरेक्टली, ठीक है, आप तो देख पाइएगा। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। आप पेज नंबर 79 पेज नंबर पे आप जाके देख सकते हैं 12th का एनसीईआरटी पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट। आपको हाँ मैं बता दूं, बहुत लोग बोल रहे हैं सर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन का आप हम लोग को कराइए क्लास, जो कि होता है हम लोग का
40,000 क्वेश्चन में बिल्कुल कराऊंगा यार, बिल्कुल कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना। अभी जैसे ये क्वेश्चन आए हैं ना, ऐसे मेरा ये प्रॉब्लम हो सॉल्व हो जाए, लैपटॉप वाला जो प्रॉब्लम मेरा है ना वो सॉल्व हो जाए ना, मैं बिल्कुल स्टार्ट कर दूंगा उस चीज़ को भी, ठीक है ना। हालांकि सेल वाला तो चैप्टर अभी आपका चल ही रहा है ना, सेल वाला चैप्टर तो आपका चल रहा है, तो उसके बाद हम लोग वो भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिमेंट इज नॉट एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ, है ना। प्लांट ग्रोथ के लिए कौन सा एलिमेंट जो है वो एसेंशियल नहीं है, नॉट एन एसेंशियल। जिंक, कॉपर, कैल्शियम, मैंगनीज। मैंगनीज अगर नहीं रहेगा, मैंगनीज अगर नहीं रहेगा तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं हो सकता, प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा, बिकॉज पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। कॉपर नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, प्लांट को एनर्जी नहीं मिल पाएगी। जिंक नहीं होगा तो बहुत सारे इंजाइम काम नहीं करेंगे प्लांट के बॉडी में। कैल्शियम इज नॉट एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर, कह सकते हो ना, इसकी विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट बोल रहा है, अरे यार माइक्रोन्यूट्रिएंट बोल रहा था ना, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे कैल्शियम इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, इसका जरूरत तो बहुत ज्यादा है, बिकॉज कैल्शियम पेक्टेटिस तो बनता है मिडिल लैमेला। कैल्शियम नहीं होगा तो सेल ही डिवाइड नहीं करेगा, तो सारे के सारे ही यहाँ पे एलिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसेंशियल है। लेकिन माइक्रो पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो कैल्शियम तो मैक्रो है, मैक्रो, कैल्शियम मैक्रो है। कौन कौन सा एलिमेंट मैक्रो होता है ये बताओ जरा सा मुझे। तो एक छोटा सा एक ट्रिक है, च्यवनप्राश का सेवन मांग कर क्या करो। तो च्यवन में आता है CHON, च्यवनप्राश का आता है P और S आता है, ठीक है, फॉस्फोरस और सल्फर। का सेवन मतलब हो गया KCA, ठीक है ना, का, ठीक है, कैल्शियम हो गया, का सेवन। मांग MAMG हो गया, मैग्नीशियम, है ना। इस ढंग से आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इफ बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर इक्वल, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रिजल्ट इट इज नोन एज। देखो, बर्थ रेट और डेथ रेट अगर बराबर है तो बिल्कुल सही, पॉपुलेशन ग्रोथ जीरो हो जाएगा। अच्छा सा स्टेटमेंट है, इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं हम लोग स्टेबल पॉपुलेशन। वैसा पॉपुलेशन स्टेबल हो जाता है, क्योंकि जितने बर्थ हो रहे हैं उतने ही डेथ हो रहे हैं, तो पॉपुलेशन बिल्कुल स्टेबलाइज हो चुका है, ठीक है। इसको हम लोग अब जब एक चीज, एक कोई स्टेटमेंट आता है एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट मतलब होता है कि जब पॉपुलेशन कोई भी ग्रोथ शो नहीं कर रहा हो, तो ऐसा जब भी होता है, जब कब होता है, इस केस में भी हो सकता है एसिम्प्टोट कह सकते हैं इसको। फिर हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि जब नेचुरल कैपेसिटी से हमारा k इक्वल टू n हो गया, उसमें भी कह सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स इन। अच्छा क्वेश्चन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ होता है। देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है और ईस्टर साइकिल जो होता है, जो साइकिल्स हैं मेंस्ट्रुअल और ईस्टर, ये हमारे मैमल्स के लिए सही है। यूथेरियन एनिमल्स, मेटाथेरियन एनिमल्स, ये तो ऑप्शन ही गलत है। आते हैं इन ऑल मैमल्स इन ऑल प्राइमेट्स, तो मैमल्स में होता है ईस्टर साइकिल, ठीक है, और सारे प्राइमेट्स में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड जो होता है शेड होकर के बॉडी से बाहर आ जाता है, ईस्टर साइकिल में ब्लड को वापस से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो वहाँ पे कोई फिजिबल ब्लड लॉस नहीं हो रहा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यही अंतर है, ये काउ में, डॉग्स में, कैट्स में देखने को हमें मिलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ईस्टर साइकिल, सॉरी ईस्टर साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में, मंकी, एप, मैन, इन सब में। यूट्रोफिकेशन इज कॉज्ड बाय, यूट्रोफिकेशन इज कॉज्ड बाय, क्वेश्चन पिछले बार से रिपीटेड क्वेश्चन टाइप है ना, क्योंकि पिछले बार भी ये क्वेश्चन आया था, सीवेज एंड एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर होगा इसका आंसर, यूट्रोफिकेशन। वहां पे हम लोगों ने बोला था कि फॉस्फेट पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय, मैंने वहां बताया था यूट्रोफिकेशन के बारे में, मैंने चैप्टर का नाम बताया, चैप्टर का पेज नंबर बताया एनसीईआरटी से, और मैंने बोला कि वहाँ पे यूट्रोफिकेशन का क्वेश्चन है ये। फॉस्फेट पॉल्यूशन का मतलब ही यही होता है, सीवेज एंड एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर में फॉस्फेट और नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण से जो एल्गल ब्लूम जो होता है किसी भी वाटर बॉडी का, वो बढ़ जाता है बहुत तेजी से, तो इसी कारण उसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं। और उसको हम लोग, जब ये हमारे एक्शन के कारण होता है, हमारे एग्रीकल्चर और सीवेज वेस्ट के कारण होता है, फर्टिलाइजर के कारण होता है, इसे हम लोग एंथ्रोपोजेनिक एक्शन भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम लोग एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन भी कह सकते हैं। फॉस्फेट रॉक्स के कारण नहीं होता यार, ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, विच टाइप ऑफ ओवरी इज फाउंड इन लिलियेसी फैमिली। लिलियेसी फैमिली में कैसा ओवरी हमें फाउंड मिलता है। तो लिलियेसी फैमिली में जब आप फ्लोरल फॉर्मूला लिखिएगा तो आपको यहाँ पे जी के ऊपर नीचे डैश लगाते हैं ना, और जी के नीचे डैश लगाने के बाद आप यहाँ पे लिखते हैं, इसको सुपीरियर कहते हैं हम लोग, इसलिए सुपीरियर है। जी के नीचे डैश लगाने का मतलब है क्या, कि ये सुपीरियर है ओवरी, ठीक है ना। और हम लोग जब इसका फ्लोरल डायग्राम बनाते हो तो डायग्राम बनता है कुछ यूं ऐसा, ये दिखता है हमें ट्राई कार्पिलरी टाइप, ठीक है, ट्राई कार्पिलरी टाइप दिखता है, ये हमें मिलता है सेंटर में, आपको ये डायग्राम बनता है, ठीक है ना, मॉर्फोलॉजी में जाकर देख सकते हो आप लिलियेसी फैमिली में। तो ये हमें मिलता है ट्राई कार्पिलरी, ठीक है, ट्राई, 3 कार्पिल होता है जो फ्यूज होता है, तो ये हो गया हमारा आंसर बी, सुपीरियर एंड ट्राई कार्पिलरी। तो हम लोगों ने फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम का यूज करके इस चीज को निकाल लिया, तो ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर निकलेगा, ठीक है। 40 क्वेश्चन करने के बाद इस वीडियो को बंद करके हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मूव करेंगे, ठीक है। सोमा क्लोनर वेरिएशन अपीयर्स इन प्लांट, सोमा क्लोनर वेरिएशन जो प्लांट में होता है,
वो कब कैसे आता है। देखो सोमा क्लोन में वेरिएशन आना ही नहीं चाहिए, पहली बात। सोमा क्लोन में जो वेरिएशन होता है वो आना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी हम लोग को ऐसा देखने को मिलता है। तो कब हम लोग को देखने को मिलता है और हम लोग इसे कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, हम लोग कैसे प्रोड्यूस करते हैं। उसको प्रोड्यूस करने का तरीका होता है, इसको प्रोड्यूस करने का तरीका जो होता है, ठीक है, सोमा क्लोन जो वेरिएशन जो होता है, मैंने अभी मुझे थोड़ा प्रॉब्लम लगा था इस क्वेश्चन में, तो इसलिए मैं चेक कर रहा था, ठीक है ना। तो ये जो माइक्रो प्रोपेगेशन जो होता है, माइक्रो प्रोपेगेशन जो टिश्यू कल्चर में हम लोग करते हैं, उसमें करते क्या है हम लोग कि बहुत सारे प्लांट को एक साथ उगाने के लिए, हम लोग एक साथ बनाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम लोग उस माइक्रो प्रोपेगेशन में हम लोग टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल करते हैं। और टिश्यू कल्चर में हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स को टिश्यू से मेरिस्टेम कल्चर करके, हम लोग टिश्यू कल्चर करके बहुत सारे प्लांट्स एक ही समय में बना देते हैं, और एकदम बिल्कुल सेम प्लांट्स जो प्रोजेनी जो होते हैं आते हैं हमारे पास, जो प्रोडक्ट आते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट प्लांट से बिल्कुल सेम होते हैं, 100% सेम होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, 99.9% सिमिलर होते हैं, ठीक है। और इसी कारण से उनको हम लोग सोमा क्लोन्स कहते हैं। लेकिन बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं ना उनमें कि बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिलता है हमें, क्योंकि उस टिश्यू कल्चर के दौरान बहुत सारा प्रोसेस होता है। कभी कभी हमें उसमें जो वेरिएशन देखने को मिलता है, देखो मैं इसे बहुत लूज पॉइंट में बता रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत लूज सेंस में बता रहा हूँ, ज़्यादा उतना समझाने का समय नहीं है अभी, इसीलिए समझ जाओ कि जो सोमा क्लोन वेरिएशन जो है वो कब आता है। वो हमें तब देखने को मिलता है जब हम लोग टिश्यू कल्चर में किसी चीज़ को बनाते हैं, क्योंकि सोमा क्लोन मतलब ही यही होता है, टिश्यू कल्चर में बनाए गए प्लांट्स को सोमा क्लोन कहते हैं, बिकॉज दे आर अप्रॉक्सीमेटली 100% सिमिलर, ठीक है ना। इसी कारण जब हम लोग रेज करते हैं टिश्यू कल्चर में प्लांट्स को, तो वो हमें सोमा क्लोन वेरिएशन देखने को मिलता है। ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, पेज नंबर 177 से आप लोग देख सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा जो एनसीईआरटी के बाहर था। इन हनी बीज द ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, इजी क्वेश्चन है, इन हनी बीज ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग्स। जो क्वीन मदर होती है वो अगर अनफर्टिलाइज्ड एग को जन्म देती है तो ड्रोन्स कैसे हो गए, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, हैप्लॉइड इनका पूरा बॉडी होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं। इनमें जो ड्रोन्स के अंदर अगर मेल गैमेट बनेगा तो माइटोसिस से बनेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फिर जो वर्कर बीज होती है वो फीमेल होती हैं, उन्हीं वर्कर बीज में से जो भी रॉयल जेली का सेवन करता है बी, उसको हम लोग क्वीन कहते हैं, और बाकी वर्कर बीज जो होती है वो डिप्लॉयड होती है, वो फीमेल होती है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन बाय सेल रिक्वायर्स, इजी क्वेश्चन है, एटीपी रिक्वायर करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ठीक है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी रिक्वायर होता है। इजी क्वेश्चन ज़्यादा समझने होती है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है ये वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काइंड ऑफ एपिथेलियम व्हिच फॉर्म्स द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल, इनर ब्लड वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत रिसेंट क्वेश्चन कह सकते हो इसको। ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका एक्सटर्ना के बारे में अभी अभी एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। और ये हम लोग को देखने को मिलता है ब्लड वाले चैप्टर में, मैंने स्पॉट ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी में बताया है। लेकिन इसको ऐसे समझ सकते हो कि इनर वॉल पूछ रहा है, लेकिन जो कैपिलरीज होती है ना उसमें सिर्फ इनर वॉल ही प्रेजेंट ही होता है, ठीक है, बाहर के दो वॉल होते ही नहीं है उसमें। उसमें होता है स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम इसलिए होता है ताकि वो डिफ्यूजन करने के लिए हेल्प कर सके। यहाँ पे आंसर स्क्वामस एपिथेलियम जाएगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिव इज नॉट एन इंसेक्टिवरस प्लांट। इंसेक्टिवरस इसमें प्लांट कौन सा नहीं है? ड्रोसेरा। ड्रोसेरा का नाम क्या पता है, कॉमन नेम सन ड्यू, लिख लो सबको, सन ड्यू, सन ड्यू कहते हैं इसे, सन ड्यू कहते हैं। यार नहीं लिखा रहा साफ, नहीं लिखता हूँ मैं, छोड़ो, सन ड्यू कहते हैं। नेपेंथस, नेपेंथस को हम लोग पिचर प्लांट कहते हैं, पिचर प्लांट कहते हैं नेपेंथस को, ठीक है ना। फिर आते हैं हम लोग यूट्रिकुलारिया पे, तो यूट्रिकुलारिया को हम लोग ब्लैडर वॉर्ट कहते हैं, ब्लैडर वॉर्ट। फिर एक होता है डायोनिया, डायोनिया को हम लोग वीनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मोनोट्रोपा है ना, ये कोई तरह का, ये सैप्रोफाइटिक प्लांट है, सैप्रोफाइटिक प्लांट है, लेकिन ये इंसेक्टिवरस प्लांट नहीं है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और जल्दी खत्म कर लेंगे, सिर्फ क्वेश्चन में बात करेंगे, ठीक है ना। अब मैं सिर्फ क्वेश्चन में बात करने वाला हूँ, बिकॉज मैं सोच रहा हूँ कि 40,000 क्वेश्चन में हम लोग टाइम दे ही रहे हैं, तो इधर उतना टाइम देने का उतना कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन फिर भी आपको ऐसा ट्राई होगा, आप बताइएगा कि नहीं सर आप टाइम दीजिए जितना आप दे रहे हैं। अगर नहीं बोलिएगा तो फिर मैं सोचूंगा इस बारे में, ठीक है। बहुत कम बच्चों ने यहाँ तक वीडियो देखा होगा, तो जिन्होंने देखा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। अगले वीडियो में मिलते हैं, और ये वीडियो आपको जल्दी आज ही मिल जाएगा, ठीक है ना। लाइव नहीं आ पा रहा, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी एक बार और। मैंने एक पोस्ट भी डाला था जब वो लाइव अपने आप खत्म हो गया था, तो पोस्ट जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तब तक के टिल देन स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी गाइस।